नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे तड़कते भड़कते मुद्दे के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि कौन कौन सी चीजें किस किस तरीके से शुरू करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से कवर करना चाहिए या फिर हमें किस पोस्ट के हिसाब से पढ़ना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बारीकियां आज के सेशन में आप लोगों की दूर हो जाएंगी। मैं एक ऐसा रामबाण तरीका आप लोगों को बताऊंगा जिस पर चलकर हजारों विद्यार्थियों ने सिलेक्शन लिया है। चाहे मैं बात करूं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, चाहे मैं बात करूं प्रिवेंटिव ऑफिसर की, चाहे मैं बात करूं मिनिस्ट्रीज की पोस्ट की, या मैं बात करूं एक्साइज की। ऐसी बहुत सारी नौकरियां जो आपका और आपके माता पिता का सपना होता है। चाहे आप वर्दी वाली जॉब की बात करें या फिर आप बिना वर्दी वाली जॉब की बात करें, आपको इस राह पर चलकर, इस रास्ते पर चलकर सिलेक्शन निश्चित रूप से मिलेगा। तो अगर आपने 2025 की तैयारी करने का मन बना लिया है, 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाने का मन बना लिया है, तो अब मैं आप लोगों के सामने वो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। तो मेरे साथ चीजों को ध्यान से सुनिएगा। देखो, प्री की तैयारी के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि प्री की तो बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं। गेम होता है मेंस का, गेम है असली मेंस का। प्री में आप लोगों ने तैयारी करी, जीएस भी पढ़ ली, रीजनिंग भी पढ़ ली, मैथ्स भी पढ़ लिया, इंग्लिश भी पढ़ लिया, और आप 130 135 के अप्रोक्स नंबर ले आते हैं। मैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो काफी सिंसियर हैं। यानी कि अगर आप मेंस की तैयारी को लेकर चलेंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, मेरे टाइम में क्या होता था कि मेरे टाइम में प्री में चारों सब्जेक्ट आते थे, मेंस में दो सब्जेक्ट रहते थे, इंग्लिश और मैथ। पर अब की बार ऐसा नहीं है। पिछले 2 वर्षों से ऐसा चल रहा है कि आप लोग ये देखिए कि चारों सब्जेक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट है, चारों सब्जेक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि जीएस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों को मैथ भी देखने को मिलेगा, इंग्लिश भी देखने को मिलेगी और रीजनिंग भी देखने को मिलेगा मेंस में। तो हम लोग अब टीयर 2 के बारे में देखेंगे कि टीयर 2 यानी कि मेंस को किस तरीके से आपको कवर करना है। तो आगे बढ़ने से पहले तो ये देख लेते हैं कि इस मेंस का सिस्टम रहता किस तरीके से। तो देखो, सेशन 1 में 2 सेक्शन होते हैं अपने पास, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेशन में 2 सेक्शन, दोनों ही 1-1 घंटे के हैं। इसमें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 और इसमें भी मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग रहता है, सेक्शन 2 में जीए और इंग्लिश लैंग्वेज रहता है। मैथ के 30 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 60, और ईच क्वेश्चन कंटेन्स 3 मार्क्स, यानी कि 180 नंबर के यहां पर ये पार्ट रहता है। और इसी के अगर मैं मॉड्यूल सेशन 2 में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 की बात करूं तो जीए और इंग्लिश लैंग्वेज, जीए 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज 45 क्वेश्चन, यानी कि टोटल मिलाकर 70 क्वेश्चन रहते हैं, और ईच कंटेन्स 3 मार्क्स, यानी कि 210 नंबर आप लोगों के यहां पर मैक्सिमम रहते हैं। तो 180 नंबर सेक्शन 1 से आप लोगों के लिए और 210 नंबर आप लोगों के सेक्शन 2 से रहते हैं। अब मैं आप लोगों को सिलसिलेवार बताता हूं कि आप लोग किस किस सब्जेक्ट को पहले कवर करें। देखो, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं स्कोरिंग पार्ट की, तो अगर मैं प्री के पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरी बात ध्यान से समझ लेना कि अगर आप 135 से 140 के बीच की भी मेरिट मान के चल रहे हैं, 135 से 140, और ये मैं अननॉर्मलाइज्ड की बात कर रहा हूं, नॉर्मलाइज्ड की बात नहीं कर रहा, तो आप सबसे पहले रीजनिंग सब्जेक्ट को कवर कर लो, क्योंकि रीजनिंग सब्जेक्ट वास्तव में बहुत इजी सब्जेक्ट होता है और इसको कवर करने में टाइम भी कम लगता है कंपैरेटिवली। तो सबसे पहले, और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत कम पढ़ के भी, आपका अगर लॉजिक अच्छा है तो आप चीजों को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग को कवर कर लीजिए। रीजनिंग के बाद आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट, अगर आपका लॉजिक थोड़ा सा अच्छा है तो आप मैथ्स को उठा लीजिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बीच का कोई रास्ता नहीं है। आता है तो आप टच करेंगे, नहीं आता है तो आप टच नहीं करेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट उठाइए यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज आप लोगों के लिए मेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मेरे हिसाब से जीएस को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी दीजिए। लास्ट का मतलब है ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि उसका सिलेबस ही इतना वास्ट है। तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट डिसाइड करने पड़ जाएंगे। किसी का इंटरेस्ट साइंस में, किसी का हिस्ट्री और करंट अफेयर में, तो वो वहां पर उसको मैनेज करना पड़ेगा। मगर ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर इन 3 सब्जेक्ट पर आपने फोकस कर लिया तो यहां से आप मेरिट, यानी कि सिलेक्शन वाली जो मेरिट होती है ना, कि एक लिस्ट में आने वाली चीज, वो क्लियर कर सकते हैं। जीएस आपको ऊपर बढ़ाता है, ये ध्यान रखना। जीएस आपको रैंकिंग में लेके आता है।
सिलेक्शन के लिए ये सब्जेक्ट, जीएस आपकी रैंकिंग क्लियर कराता है, यानी कि पता चला नौकरी तो ले ली मगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए जीएस को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ सबका है, इंग्लिश सबकी है, रीजनिंग सबकी है, भाई जीएस है बवाल। जीएस में दिमाग खपाना पड़ेगा आप लोगों को बहुत ज्यादा। तो मेरे हिसाब से जीएस जो है, जिसको हम लोग जीए के नाम से जान रहे हैं, इस पे आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा, साथ ही साथ पैरेलल। मगर पहले रीजनिंग सब्जेक्ट को कवर कर लो, फिर मैथ और इंग्लिश को पैरेलल लेके चलो, डेली प्रैक्टिस करते चलो। और जीए तो मेरा गणित ये कहता है, मेरा अरिथमेटिक ये कहता है एसएससी सीजीएल प्री के रिगार्डिंग कि आप पिछले 5 साल के सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जितने भी सीजीएल के सिलेक्शन पोर्ट, जितने भी एग्जाम हुए, उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लो, तो एक आइडिया लगेगा आपको कि पूछता क्या है एसएससी। तो सबसे पहला टास्क तो आप लोगों ने ये कर लिया, यहां से चीजें क्लियर। अब मैं बात करता हूं मेंस वाले पार्ट की, रीजनिंग वाले पार्ट पे कैसे कवर करना है। देखो, रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से 60 से 70 घंटे का सिलेबस है इसका, इससे ज्यादा का नहीं है एसएससी के एग्जाम के लिए। तो यूट्यूब पर बहुत अच्छी चीजें आप लोगों को पढ़ाई तैयारी हो रही है, यूट्यूब से आप किसी फैकल्टी से कवर कर सकते हैं। यहां पर नितिन सर की क्लास चल रही है, बहुत शानदार तरीके से चैप्टर वाइज कंटेंट लेकर जा रहे हैं, उनकी क्लास आप यहां से देख सकते हो। और बुक आप कोई सी भी लेकर वहां से प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दोनों चीजें कर सकते हो। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स को बेसिक से सीखने के बाद आप चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज मॉक मार्केट में अवेलेबल है, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी आप चाहें ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, वहां से आप ले सकते हैं। मॉक लगाइए, उसको एनालाइज करिए, एनालाइज करने के बाद उसका रिवीजन करिए, कहां पर कमजोरी रह गई, फिर उसको रिपीट करिए, फिर से मॉक लगाइए, फिर एनालाइज रिवाइज, यही चीज आप करते रहिए, तो आप थोड़े ही टाइम में रीजनिंग पे अप लेवल पर आ जाएंगे। इसी के साथ में आगे बात करता हूं इंग्लिश के पार्ट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं। तो 3 पार्ट्स में मैंने इंग्लिश को डिवाइड किया है, वेरी सॉरी। एक तो है रीडिंग, एक है वोकैब और एक है ग्रामर। तो रीडिंग के लिए कोई भी आप स्टोरी की बुक्स उठा लीजिए, या आप जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो उसको सेंस, जैसे इंग्लिश टीचर ने पढ़ाया सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट या जो भी पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट पढ़ाया, उसको आप वहां पर रिलेट भी करते चल सकते हैं, तो आपका थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। स्टोरी की बुक उठा सकते हैं, कॉमिक्स वगैरह उठा सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज है न्यूज़पेपर आप इंग्लिश के मैगजीन्स वगैरह उठा सकते हैं। तो यहां से आपकी रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन पावर है वो थोड़ी सी अप हो जाएगी। साथ ही साथ वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और फ्रेजल वर्ब का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है कॉम्प्रिहेंशन में। अगर कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करना है तो फ्रेजल वर्ब आपको आनी चाहिए। तो ये आपको वोकैब के पार्ट पे यहां से कवर करनी है। फिर ग्रामर के पार्ट की अगर मैं बात करूं तो कोई सी भी एक बुक ले लो, उस बुक की प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू कर दो और 10 टाइम्स लगाओ कम से कम। मॉर्निंग में यहां पर वोकैब की क्लास हो रही है कार्तिक सर की, और इवनिंग में भी क्लास चल रही है, तो वहां से भी आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, टेंसेस, वॉइस जिन्हें हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बोलते हैं, नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और अरेंजमेंट जिन्हें हम PQRS के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कवर हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एसएससी एग्जाम का, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं मेंस में। इसी के साथ अगर मैं मैथ की बात करूं तो देखो, मैथ सबसे बड़ा सिलेबस माना जाता है मैथ का। जीएस है अपने आप में बड़ा, मगर मैथ्स की प्रैक्टिस और केसेस ही इतने हैं ऑलरेडी कि जीएस से भी ज्यादा कई बार टाइम लग जाता है स्टूडेंट्स को। अब देखो, ध्यान से समझना, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स अपने डेवलप करो। अगर हमें कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता होंगे चैप्टर के तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो, उसके बाद प्रैक्टिस पे उतर जाओ। फिर क्या करो? प्रैक्टिस पे उतर जाओ। यानी कि हमने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट डेवलप करे और प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। उसके बाद अपनी कमजोरियों पर ध्यान दो कि कैलकुलेशन करने में कहां पर कमजोरी आ रही है, कैलकुलेशन करने में हमें कहां टाइम लग रहा है, यानी कि एनालाइज करो, फिर उसको फिर से वही चीजें रिपीट करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एक्यूरेसी। अगर मैथ जैसे सब्जेक्ट में एक्यूरेसी ही डेवलप नहीं करी है तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है।
कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन का पार्ट मजबूत करो और एक्यूरेसी यानी कि सटीकता, जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और ये सारी चीजें आएंगी रेगुलर प्रैक्टिस से। मैथ्स के लिए मैं आप लोगों को एक रामबाण चीज बता रहा हूं कि सीजीएल के जितने भी पेपर हैं पिछले 4 से 5 साल के, सीपीओ के जितने भी पेपर हैं, आपके सीएचएसएल के पेपर हैं, एमटीएस के पेपर हैं, जितने भी एसएससी ने अभी तक पेपर पूछे हैं, जितना बड़ा एग्जाम उतना ही लेवल इजी, जितना छोटा एग्जाम उतना ही लेवल टफ, पिछले 3 साल से यह चीज देखने को लगातार मिल रही है। तो सारी चीजें कर लो, और थोड़ा सा और टफ जाना है तो 2012, 13, 14 ये 3 साल के, 13 का तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, 2012, 13, 14 में जो 2 पेपर हुए थे उनको सबको एक बार देख लो, लेवल पता चल जाएगा, आंखें खुल जाएंगी। नेट पे सारी चीज अवेलेबल है। अदरवाइज किरण पब्लिकेशन की बुक आती है प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से, उसको ले लो, रामबाण तरीका है मैथ को कवर करने का। बाकी मेरी क्लासेस हो रही हैं यहां पर इसी चैनल पर, तो उन क्लासेस को भी देख सकते हो, और मैंने चैप्टर वाइज क्लासेस यूट्यूब पर आप डालोगे मेरे नाम से मैथ्स बाय आकाश सर, तो आप लोगों को वहां पर भी मिल जाएंगी, वहां से भी आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ मैं बात करता हूं जीए की। जीए के पार्ट को देखो, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अभी बढ़ते दिनों में देखा गया है कि करंट अफेयर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। दोनों चीजें रेगुलर है, तो पहले रीजनिंग और मैथ और इंग्लिश को कवर कर लो, उनको अपनी मुट्ठी में कर लो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेंस में वहीं से हैं। जीएस जीए के पार्ट से 25 क्वेश्चन है, और पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली उन तीनों की बराबर। तो पहले 3 सब्जेक्ट कवर करो, फिर जीए पे फोकस करो, फिर जीए पे फोकस करो। करंट अफेयर क्योंकि प्री के लिए तो तैयारी चल ही रही थी पहले से, रिवीजन करते रहो रेगुलर बेसिस पर। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के पिछले 5 साल के पेपर 10 बार घोट के पी जाओ, 10 बार कम से कम। साथ ही साथ करंट अफेयर के नोट्स, और हां, करंट अफेयर के नोट्स से एक चीज मुझे याद आई कि ग्रामर के नोट्स बनाते चलना, अपने ही नोट्स काम आएंगे, यह बात ध्यान से समझ लेना। और करंट अफेयर के भी खुद के नोट्स बनाओगे, वही आप लोगों के काम आएंगे। बेसिक और फैक्चुअल नॉलेज के लिए रोहित सर की जो क्लासेस है ना जीएस की, मुझे लगता है कि वो रामबाण है, क्योंकि ऑप्शन खोद खोद के लेके आते हैं कंटेंट, और जो फैकल्टी कंटेंट के साथ मेहनत करेगा कहीं ना कहीं तो उसका फायदा मिलता है। रेलवे में और एसएससी एग्जाम में अपार सिलेक्शन दिए हैं, हजारों सिलेक्शन दिए हैं, और आप सभी लोग उन्हें जानते हैं, तो उनको फॉलो कर सकते हैं बेसिक्स और फैक्चुअल के लिए। पॉलिटी टांग देती है, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आई, मगर जब सर पढ़ाते हैं तो फिर नचाते हैं उंगलियों पे, है ना। और रेगुलर रिवीजन, ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा, क्योंकि कहानी क्या है, कहानी तो हमें याद हो जाती है, मगर रेगुलर रिवीजन नहीं करोगे उसका तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से 10 टाइम्स प्रीवियस ईयर के पेपर और रेगुलर प्रैक्टिस यहां पर आप लोग करते चले जाओ। अब मैं उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं जो कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि एसएटी कॉन्सेप्ट। अब एसएटी कॉन्सेप्ट है क्या? एस फॉर स्पीड, ए फॉर एक्यूरेसी और टी फॉर टाइम मैनेजमेंट। यानी कि अपनी स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पीड बहुत अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एक्यूरेसी निकल के आ जाएगी, और मेन एग्जाम में टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे। तो 3 चीजें अपने दिमाग में फिट कर लेना, स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। ये रामबाण तरीका अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को अपने पास रख लेना। और इस एसएटी कॉन्सेप्ट को कवर करने का एक ही तरीका है, रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस तभी करोगे जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, पहले से सारी चीजें पढ़ रखी होंगी, प्रैक्टिस उतर जाओगे, प्रैक्टिस में उतरने के बाद मॉक करोगे रेगुलर, फिर एनालाइज करोगे कि भाई कहां पर कमी हो रही है, फिर से सुधार करोगे, तो निश्चित रूप से आप सफलता को पालोगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी है तो आज से ही जुड़ जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। 3 से 4 महीने का समय निकाल लो कि सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें कवर करनी है, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आशा करता हूं आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, आप लोगों को अपने अंतर्मन की आवाज अब समझ में आ रही होगी, और आप अब तैयारी के लिए जुट जाएंगे। उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट ईयर तक, 2025 तक, आप इसी वीडियो के नीचे एक सफल कमेंट भी करोगे कि भाई आप सिलेक्शन ले चुके हैं, सिलेक्शन की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। ऐसी ही किसी नई धमाकेदार वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइज।